एक बार फिर से सभी का स्वागत है वर्ड्सवर्थ की पोएट्री में। वर्ड्सवर्थ हमने कंटिन्यू किया है, जो टीजीटी पीजीटी दोनों के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। पिछले 3 वीडियो से आपके वर्ड्सवर्थ के पोएम्स की बातें कर रहे हैं, हम पोएम के डिस्कशन कर रहे हैं। कुछ फ्रेंड्स के हमारे मैसेजेज आए हैं कि वर्ड्सवर्थ की जब हम पोएम्स कराएं तो सॉनेट्स भी बैठ करके पढ़ा करें। आपको एक चीज़ बता दूं कि सॉनेट्स पढ़ना ऑनलाइन वीडियो में पॉसिबल नहीं है। वो तभी पॉसिबल होगा जब आप सॉनेट खुद से पढ़ें। इम्पॉर्टेंट लाइंस मैं आपको पीडीएफ में अवेलेबल करा दूंगा, उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। स्मार्ट बोर्ड पर जा करके एक एक लाइन की व्याख्या की जा सकती है, बट यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है कि हम सारे जितने पोएम्स कराएं सबकी लाइन बाय लाइन पढ़ें। मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनके बारे में, उनके रिगार्डिंग जो आज तक पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, मैं उन सबको खाली करा रहा हूं। आप उसी के हिसाब से पढ़िए। मेरा टारगेट ये है कि पेपर में आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटे, आपका एक क्वेश्चन गलत ना हो, और आप हमारे ही टारगेट को लेकर के चलिए। उसी से आपका फ़ायदा होना है, उसी से आपका भला भी होना है, राइट। एंड आई थिंक आई हैव more experience than you. You have to rely on me. You have to show your faith in me, and you have shown faith in me, and I have to prove myself. So आपको बहुत इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट स्टिक टू द वीडियोज, स्टिक टू द नोट्स दैट आई गिव यू, दैट आई हैव गिवन टू यू, राइट। आइए आज की पोएट्री शुरू करते हैं। और पिछले क्लास में हमने वर्ड्सवर्थ के कुछ सॉनेट्स की बात की थी, उसी सॉनेट्स को कंटिन्यू करेंगे और फिर कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स भी आपको लास्ट में बताएंगे, जिनके नेम्स आपको याद रखना मैंडेटरी होगा। नेम्स आपको याद रखना जिनका ज़रूरी होगा। लाइंस उस पोएम से नहीं आएंगी, उस पोएम से ज़्यादा डिटेल में नहीं कुछ पूछा जाएगा, बट नेम ऑफ द पोएम जो है पूछा जा सकता है, आपको उसको ध्यान में रखना है। आज हम बात करेंगे पहले उनके जो है 2 कलेक्शन ऑफ सॉनेट्स की, 2 सीक्वेंस ऑफ सॉनेट्स की, और फिर आगे पोएम पर आते हैं, राइट। आफ्टर वर्ड्सवर्थ रिटर्न फ्रॉम द कॉन्टिनेंट इन 1820, जब वो 1820 में कॉन्टिनेंट से लौटते हैं तो एक जगह पर जाते हैं, उस जगह का नाम होता है ब्यूमॉन्ट, राइट। ब्यूमॉन्ट एट कोलर्टन, राइट, ब्यूमॉन्ट एट कोलर्टन। और वहाँ पर एक भाई साहब से उनकी मुलाकात होती है और उनका नाम होता है सर जॉर्ज। सर जॉर्ज एक चर्च बनवाने की सोच रहे होते हैं। सर जॉर्ज वॉज देन अबाउट टू बिल्ड अ न्यू चर्च ऑन हिज प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी पर उनको चर्च बनवाना है। कन्वर्सेशन जो उनकी जॉर्ज और वर्ड्सवर्थ की होती है ट्रेंड फ्रीक्वेंटली टू एक्लेसियास्टिकल टॉपिक्स, और चर्च बनवाना है इसका मतलब ही जो मैन ऑफ रिलीजियस बैकग्राउंड वर्ड्सवर्थ की, और उनकी बात जो है अक्सर धर्म पर होती रहती है, चर्च पर होती रहती थी। 1820 के बाद की बात कर रहा हूँ, जब वो वहाँ जो कॉन्टिनेंट से लौट करके आते हैं। और इससे होता ये है, उनके इस बातचीत से, इस कन्वर्सेशन के एक आइडिया आती है वर्ड्सवर्थ के दिमाग में, और ये आइडिया आती है कि वो सॉनेट्स लिखेंगे। किस पर लिखेंगे? हिस्ट्री ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड पर, राइट। क्या प्लान बनता है कि हिस्ट्री ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड पर कुछ लिखें, वो हिस्ट्री ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड, इस पर कुछ लिखने की सोचते हैं। किससे डिस्कशन होता है वर्ड्सवर्थ का? नाम आपको बता दिया कि वर्ड्सवर्थ का डिस्कशन किससे होता है, उनका नाम है जॉर्ज और सर जॉर्ज जिनको कहा जाता है। प्लीज चेंज द मार्कर एज इट इज वेरी पुअर, राइट। तो जॉर्ज से डिस्कशन होता है कुछ नए चीज लिखने का, और नई चीज में वो प्लान क्या करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड की बात करेंगे। और हिस्ट्री ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड की बात करते सोचते सोचते एक प्लान बनता है कि वो लिखेंगे एक्लीजियास्टिकल स्केचेस, राइट। EEECLESSIASTICAL एक्जिस्टिकल स्केचेस, SKETCHES, एक्जिस्टिकल स्केचेस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है एक्लेसियास्टिकल का रिलीजियस, रिलीजन से मिला करके कुछ वो लिखेंगे, हिस्ट्री ऑफ चर्च की बात करेंगे जिस पर, और ये इनिशियल टाइटल होता है उसका, बाद में यही टर्न हो जाता है एक्लेसियास्टिकल सॉनेट्स में, राइट।
एक पूरा सॉनेट का सीक्वेंस तैयार होता है और नाम हो जाता है एक्लीसियास्टिकल सॉनेट, राइट। ये वर्ड्सवर्थ का एक बिग अचीवमेंट था हिस्ट्री ऑफ चर्च लिखने का। और वर्ड्सवर्थ के जो खुद के नोट्स बताते हैं, जो उन्होंने सॉनेट्स को अब में अपेंड किया है, सॉनेट्स में जोड़ा है और जो बाद में जोड़े गए हैं, कि वो सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित थे। एक राइटर था बीड, वेनरेबल बीड जिसको कहा जाता है, और ये वेनरेबल बीड राइटर था एंग्लो सैक्सन पीरियड में उससे। और फिर एक और पोएट, एक राइटर स्ट्राइप, फॉक्स, वाल्टन, विटकर, शारन टर्नर, इन सब से प्रभावित थे वर्ड्सवर्थ। और द सब्जेक्ट ऑफ द सॉनेट्स क्या था, एक बार फिर से देखिएगा किस पर उनको सॉनेट लिखना था, ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी इन अमेरिका। द सब्जेक्ट्स ऑफ द सॉनेट्स ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ द जो है क्रिश्चियनिटी इन अमेरिका वर सजेस्टेड टू हिम बाय बिशप डॉन। एक बिशप थे और एक प्रोफेसर हेनरी रीड। बिशप डॉन DOANE और एक प्रोफेसर हैं, नाम था उनका प्रोफेसर हेनरी रीड। इन दोनों लोगों ने वर्ड्सवर्थ को बताया था कि वो एक बुक पढ़ डालें, और वो बुक का जो नाम था एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी इन अमेरिका। और दिस बुक जो है सजेस्ट किया था, किसने सजेस्ट किया था, बिशप ऑफ डॉन ने और हेनरी जो है रीड ने, जो कि प्रोफेसर थे। एंड अदर इन द सीरीज डीलिंग विद द ऑफिस ऑफ द इंग्लिश लिटर्जी वर आल्सो सजेस्टेड बाय मिस्टर रीड। मिस्टर रीड ने उनको पूरी चीज़ें पहले डिटेल में पढ़ने के लिए कहा था द एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी इन अमेरिका में, और यही सब सोर्सेस थे उनके इंस्पिरेशन के। और तैयार हो गया उससे एक मिक्सचर जिसका नाम हो गया एक्लीसियास्टिकल सॉनेट्स। द ओनली पोएम बिलोंगिंग टू द ईयर 1820 में लौटे थे, और 1821-22 में उन्होंने जो है सॉनेट्स पब्लिकेशन करा दिया था। और ओरिजिनली नाम क्या था, एक्लीसियास्टिकल स्केचेस, और फिर नाम हो गया एक्लीसियास्टिकल सॉनेट्स। एंड दीज वर रिटन एट इंटरवल्स, एक साथ लिखे भी नहीं गए थे। 1821 से शुरू कर दिया था लिखना, और उसके बाद द ग्रेट मेजॉरिटी बिलोंग टू 1821, दे वर पब्लिश्ड इन 1822। 1822 में सबसे पहले वो पब्लिश हुए थे। कब? इन 1822 एक्लीसियास्टिकल्स पब्लिश हुए थे। और शुरुआत में जब इनिशियल आया था तो एक्लीसियास्टिकल सॉनेट्स में टोटल 102 सॉनेट्स थे, राइट। इन द बिगिनिंग जो है 102 सॉनेट्स का कलेक्शन था जब 1822 में आया था, और उसके बाद 1827 में सेकेंड एडिशन आता है। और जब सेकेंड एडिशन आता है कब, तो इसमें 10 मोर सॉनेट्स वर इंक्लूडेड इन 1827। 10 और सॉनेट ऐड कर लिए गए। कितने हो गए टोटल? 100 जो है 12। और 112 के बाद नेक्स्ट ईयर में क्या होता है, कुछ और सॉनेट्स अगले साल में आते हैं, और फिर 1835-36 में कुछ सॉनेट्स जोड़े जाते हैं, और फिर 1845 में टोटल सॉनेट जोड़े जाते हैं 14। 1845 में जो है कितने सॉनेट जोड़ दिए गए? 14। और इस तरीके से जो टोटल सॉनेट्स बनते हैं पूरे बुक में एक्लीसियास्टिकल सॉनेट्स में, वो है टोटल 132। अब एक चीज फिर से जोड़िए, ये 110 जोड़ करके कितने हो गए? 112। और फिर 85 में कितने जुड़े? 85 में जुड़े कितने? 14। टोटल कितने हो गए? 126। अब अगर पूछे 1835 में कितने जुड़े थे, तो आप इसमें आप 6 और जोड़ दीजिए तो 132 इसका आंसर आ जाएगा, राइट। तो 1832 ये शायद थोड़ा नीचे हो गया, आपको दिख नहीं रहा होगा, बट ध्यान से सुन लीजिए, आपका इसी से काम हो जाएगा कि 102 सॉनेट्स आए 1820 में, राइट। नहीं, 1822 में कितने? 102। फिर 1827 में कितने जुड़े? 10। 1835 में कितने जुड़े? 6। 1845 में कितने जुड़े? 14। और टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 132। और फाइनल एडिशन आया था
आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इन 1850, उसमें टोटल 132 सॉनेट्स थे। यही आपको एक पॉइंट याद रखना है टीजीटी और पीजीटी दोनों स्टूडेंट्स को कि एक्लेसियास्टिकल सॉनेट्स के सीक्वेंस में टोटल कितने सॉनेट्स हैं। तो टोटल सॉनेट्स कितने हैं 132, राइट। फाइनल एडिशन कब आया था 1850 में, जिसमें 132 थे, और पहले एडिशन में कितना था जो 1822 में आया था, तो आप उसका आंसर लगाएंगे 102, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आए एक्लेसियास्टिकल सॉनेट्स में, तो एक्लेसियास्टिकल सॉनेट्स वर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में उनको बांटा गया था एक्लेसियास्टिकल सॉनेट्स को, और सब में अलग अलग नंबर ऑफ सॉनेट्स थे। 3 पार्ट्स वो कौन कौन से थे, अब हम उन 3 की बात करेंगे, उन 3 पर अब हम चर्चा करेंगे। जो पार्ट 1 था, उस पार्ट 1 का नाम था फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिश्चियनिटी इनटू ब्रिटेन टू द कंज्यूमेशन ऑफ द पैपल डोमिनियन, फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिश्चियनिटी from the introduction of Christianity into Britain to the consummation of the papal dominion, to the consummation of the papal dominion. This was the first part, and in this first part total number of sonnets कितने थे, in the first part the total number of sonnets were 39, इसमें total number of sonnets थे 39 फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट जो आता है उसका नाम होता है टू द क्लोज ऑफ द ट्रबल्स इन द रेन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, टू द क्लोज ऑफ द, आज किसी भी मार्कर में इंक नहीं है, टू द क्लोज ऑफ द ट्रबल्स इन द रेन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, ट्रबल्स इन द रेन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, एंड टू द क्लोज ऑफ द ट्रबल्स इन द रेन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, इसमें टोटल नंबर ऑफ सॉनेट्स थे 46, राइट। टोटल नंबर ऑफ सॉनेट्स इसमें कितने हैं 46 सेकेंड पार्ट में। थर्ड पार्ट आता है उसका नाम होता है फ्रॉम द रेस्टोरेशन टू द प्रेजेंट टाइम्स, फ्रॉम द रेस्टोरेशन टू द प्रेजेंट टाइम, from the restoration to the present times, और from the restoration to the present times में टोटल नंबर ऑफ सॉनेट्स 47 होते हैं, राइट। तो 39 और फिर 39 के बाद सेकेंड पार्ट में कितने होते हैं सॉनेट, टू द क्लोज ऑफ द ट्रबल्स इन द रेन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, इसमें टोटल सॉनेट थे 46 और फिर 47, 46 और 47। अब देखिए टोटल कितने हुए, 9 6 15, 15 और 7 हो गए 22, 3 और 4 7, 7 और 4 11 और 2 13, एक मिनट 132, टोटल 132 सॉनेट्स थे। किसमें 132 सॉनेट्स हो गए थे एक्लेसियास्टिकल सॉनेट्स में। 1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद मैं तुरंत हाजिर होता हूं विदाउट एनी ब्रेक। जरा मार्कर में इंक डाल लेता हूं।
ये सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस एंड सॉरी फॉर द ब्रेक। एक्लेसियास्टिकल सॉनेट्स हो गए टोटल। सर जॉर्ज के कहने पर विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्लान बनाया एक्लेसियास्टिकल सॉनेट्स के राइटिंग का, और एक्लेसियास्टिकल सॉनेट्स के राइटिंग के लिए उन्होंने एक बिशप और एक प्रोफेसर के कहने पर एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी इन अमेरिका बुक को पढ़ा और उसी को सोर्स मान करके पूरी जो है सॉनेट सीक्वेंस तैयार किया। सॉनेट सीक्वेंस में 132 सॉनेट्स रखे और उन 132 सॉनेट्स को उन्होंने 3 अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड किया, और वो 3 अलग अलग सेगमेंट्स के नेम्स आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिश्चियनिटी इनटू ब्रिटेन, अब ब्रिटेन में जब से क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस हुई तब से लेकर के टू द कंज्यूमेशन ऑफ द पेपल डोमिनियन। पपल का मतलब होता है पोप, पोप का जो साम्राज्य है उसको पपल डोमिनियन कहा जाता है। वहां तक की हिस्ट्री उन्होंने 39 सॉनेट्स में दी। दूसरे पार्ट में उन्होंने जो है टू द क्लोज ऑफ ट्रबल्स इन द रेन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, जो है चार्ल्स फर्स्ट के टाइम पर जो ट्रबल हुआ था, जो वॉर हुआ था, सिविल वॉर, उसकी पूरी हिस्ट्री उन्होंने दी 46 सॉनेट्स में। और उसके बाद रेस्टोरेशन, जब चार्ल्स सेकेंड आकर जो है थ्रोन पर आते हैं, तब से लेकर के और वर्ड्सवर्थ ने अपने टाइम तक की पूरी चर्च की हिस्ट्री लिखी। कितने सॉनेट्स में? 47 सॉनेट्स में। तो टोटल मिला करके 132 सॉनेट्स हो गए थे एक्लेसियास्टिकल्स में। नेक्स्ट जो उनकी सॉनेट की सीरीज थी उसका भी नाम हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। उस सीरीज का नाम था द रिवर डडेन, अ सीरीज ऑफ सॉनेट्स। द रिवर डडेन सीरीज ऑफ सॉनेट्स। रिवर डडेन एक बहुत छोटी सी रिवर थी जो बिल्कुल भी फेमस नहीं थी, और वर्ड्सवर्थ का मेन ऑब्जेक्टिव भी था कि अननोन को नोन बना देना, मतलब बिल्कुल नेचर के वेरी क्लोज तक जाना और कॉमन मैन की भाषा में बात करना। कॉमन मैन की भाषा में बात करने के लिए उनको कॉमन चीज़ें भी सेलेक्ट करनी थी, टॉपिक भी वही सेलेक्ट करना था, और इसलिए उन्होंने एक छोटी सी रिवर को पिक किया और उसी को यूटिलाइज किया अपने सॉनेट सीक्वेंस में। नाम रखा द रिवर डडेन, अ सीरीज ऑफ सॉनेट्स। The river Duden, a series of sonnets. A series of sonnets। और इन 1820 विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको पब्लिश करवाया था। राइट, लिखा कब था? फ्रॉम 1804 से लेकर के 1820 तक वो इसी पर काम करते रहे। 1820 मतलब ही वर्कड ऑन द सीक्वेंस ऑफ सॉनेट्स ऑलमोस्ट 16 ईयर्स। 16 साल तक उन्होंने इस पर करीब करीब काम किया और इसको 1820 में पब्लिश करवाया। और इस सीक्वेंस में टोटल 33 सॉनेट्स थे। टोटल 33 सॉनेट्स थे इस सीक्वेंस में, रिवर डडेन में। और बाद में एक और सॉनेट वर्ड्सवर्थ ने इस पर ऐड कर दिया था, वन मोर सॉनेट ऐड कर दिया जब, तो टोटल सॉनेट जो हो गए फाइनली वो हो गए 34 सॉनेट्स। और इनिशियली 33 थे, बाद में 34 सॉनेट्स हो गए थे, इन विच राइट वर्ड्सवर्थ एडेड वन मोर सॉनेट, 34th सॉनेट, इन विच एज एक क्रिटिक है जोनाथन बेट ने कहा है कि द पोएट डिकंस्ट्रक्ट्स देन रिकंस्ट्रक्ट्स द एनालॉजी बिटवीन ह्यूमन लाइफ एंड द लाइफ ऑफ द रिवर। इंसान की ज़िंदगी और रिवर की ज़िंदगी में क्या सिमिलैरिटी है, क्या एनालॉजी है, उस पर बात करते हैं 34th सॉनेट में। राइट, अगस्त एक और करंट अफेयर के बारे में आपको बता दूं, अभी इसी लॉकडाउन के दौरान वर्ड्सवर्थ की जो पोएम्स थी उस पर एक पॉडकास्ट तैयार किया गया है। इन अगस्त 2020 जो ब्रिटिश लाइब्रेरी है, ब्रिटिश लाइब्रेरी ने एक पॉडकास्ट सीरीज लॉन्च किया जिसका नाम था विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रॉम दिस ग्रीन अर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रॉम दिस ग्रीन अर्थ एक पॉडकास्ट क्या होता है? एक रिकॉर्डिंग होती है जिसको आप कभी भी सुन सकते हो। तो ब्रिटिश लाइब्रेरी ने ऐसा एक पॉडकास्ट तैयार किया था और जो सेलिब्रेट करती है वर्ड्सवर्थ के 25th एनिवर्सरी ऑफ द बर्थ को। राइट,
वर्ड्सवर्थ 1770 में पैदा हुए थे, तो 2020 में उनकी 250th बर्थ एनिवर्सरी थी और उसी के उपलक्ष्य में जो है लॉन्च किया गया था विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रॉम दिस ग्रीन अर्थ। और उसमें टोटल 6 एपिसोड्स हैं और ऑल 6 एपिसोड्स आर अवेलेबल ऑन द लाइब्रेरीज इंग्लिश एंड ड्रामा ब्लॉग। आप वहां पर जा करके उसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। अलॉन्ग ये सिर्फ इतने ही नहीं, उसके अलावा जो डिजिटलाइज्ड आइटम्स हैं पिक्ड आउट ऑफ द कलेक्शन ऑन रोमांटिसिज्म, ये करंट अफेयर है वर्ड्सवर्थ के बारे में। रिवर डेड एंड सॉनेट्स पर फिर आ जाइए। रिवर डेड एंड सॉनेट्स में इनिशियली 34 सॉनेट्स थे और बाद में एक पोस्ट स्क्रिप्ट में वर्ड्सवर्थ ने एक और जोड़ करके 34 कर दिया। और पिछले क्लासेस में जो हमने सॉनेट्स किए थे वो सब इसी सॉनेट सीक्वेंस से आए थे। किस सॉनेट सीक्वेंस से? द रिवर डेड एंड सॉनेट से। अब हम उनके कुछ और छोटी छोटी पोएम्स की बातें कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन। एक पोएम आपने सुना होगा, नाम है उसका डैफोडिल। डैफोडिल एक और नाम से जाना जाता है, नाम है उसका दूसरा आई वेंडेड लोनली एज द क्लाउड। आई वेंडेड लोनली, वेंडेड का मतलब होता है घूमना, लोनली का मतलब होता है अकेले। आई वेंडेड लोनली, और अकेले कौन घूमता है? जैसे कि क्लाउड घूमता है। वर्ड्सवर्थ को भी एक बार मौका मिला ऐसे घूमने का और उन्होंने एक डैफोडिल देखा तालाब में, बहुत सारे फ्लावर्स लगे थे और कितना देखा वर्ड्सवर्थ बताते हैं 1000 I saw at a glance, एक बार में हजारों। ये हाइपरबोलिक लाइन जो है 1000 I saw at a glance ये इसी पोएम डैफोडिल से ली गई है और वैसे ये लिरिक पोएम है। कब पब्लिश हुई थी, कब लिखी गई थी? 1804 से 1807 के बीच में कभी लिखी गई और एक पोएटिक कलेक्शन 1807 में आया था जो आपको अच्छे से याद होगा, उसका नाम था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। मैं इसकी कई बार बात कर चुका हूं और उसी में जो है ये पोएम छपी थी। क्लियर? 1807 में पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स आया था और 1815 में 1815 में वर्ड्सवर्थ ने इसको रिवाइज किया था। रिवाइज्ड वर्जन 1815 में पब्लिश हुआ था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स और उसी में डैफोडिल छपा था। और एट द टाइम ही रोट द पोएम, वर्ड्सवर्थ रह कहाँ रहे थे? वर्ड्सवर्थ वॉज लिविंग विद हिज वाइफ। वाइफ का नाम उनके आपको याद होगा मैरी हचिंसन नाम था, उन्हीं के साथ रह रहे थे और सिस्टर डोरोथी भी उन्हीं के साथ थी। और कहाँ रह रहे थे? एक जगह थी टाउन एंड ग्रासमीर में, इन द लेक डिस्ट्रिक्ट। लेक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, टाउन एंड जो है टाउन का नाम है ग्रासमीर में, जहाँ पर वो रहते थे। और मैरी ने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया था। मैरी कंट्रीब्यूटेड व्हाट वर्ड्सवर्थ लेटर सेड कि वर द लास्ट टू बेस्ट लाइंस ऑफ द पोएम्स, राइट। तो नेक्स्ट पोएम पर आइए, जो है आई वेंडेड लोनली एज अ क्लाउड के बाद जो नेक्स्ट पोएम है वर्ड्सवर्थ की सीरीज में वो है टू अ बटरफ्लाई। टू अ बटरफ्लाई वर्ड्सवर्थ की ऐसी 2 पोएम हैं जिस पर वो बटरफ्लाई की बात करते हैं, राइट। और बटरफ्लाई लाइक डैफोडिल इज अ लिरिक पोएम और वर्ड्सवर्थ रोट 2 पोएम्स एड्रेसिंग अ बटरफ्लाई। इन दिस पोएम जो है ही रिकॉल्स how he and his sister Dorothy would chase butterflies as children। बच्चों की तरह कैसे वो चिल्ड्रेन जब थे तो कैसे बटरफ्लाई को चेज किया करते थे, उनके पीछे कैसे घूमा करते थे जब वो दोनों एक साथ रहते थे। और ये तब की बात है जब वर्ड्सवर्थ के मदर की डेथ नहीं हुई थी और डोरोथी और वर्ड्सवर्थ सेपरेट नहीं हुए थे, राइट। कहाँ पर बर्थ हुआ था वर्ड्सवर्थ का? शायद आपको याद होगा कॉकर माउथ में, राइट। बिफोर दे सेपरेटेड फॉलोइंग देयर मदर्स डेथ इन 1778। उसके पहले की खुद की स्टोरी है टू अ बटरफ्लाई व्हेन वर्ड्सवर्थ वाज मेयरली 8 years old, राइट। और इस पोएम में डोरोथी को एक और नए नाम से बुलाते हैं और वो जो नया नाम होता है उसका जो रखते हैं ये इमेलिन, EMMELINE, EMMELINE। एमेलिन जो है फिक्टिशियस नेम है उनके सिस्टर डोरोथी का। डोरोथी वर्ड्सवर्थ का एक फिक्टिशियस नेम है इमेलिन। अब अगर ये भी पेपर में आ जाए तो बहुत धड़ाक से उत्तर लगाइएगा कि डोरोथी का फिक्टिशियस नेम क्या है, तो है
इमेलिन, जो टू अ बटरफ्लाई में उन्होंने बात की है। और इसी से रिलेटेड एक और पोएम थी, उसका नाम था द स्पैरोज नेस्ट। स्पैरो का घोंसला, स्पैरोज नेस्ट भी एक लिरिक पोएम है। और द पोएम इज अ मूविंग ट्रिब्यूट टू वर्ड्सवर्थ सिस्टर डोरोथी, राइट। वर्ड्सवर्थ सिस्टर डोरोथी को ही डेडिकेटेड है, रिकॉलिंग देयर अर्ली चाइल्डहुड इन कॉकरमाउथ, जैसे कि द पहले वाली पोएम टू द बटरफ्लाई है, राइट। और यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ी बात वर्ड्सवर्थ ने कहा है, डेडिकेट किया है पोएम जो है डोरोथी को, और डोरोथी को बताया है शी गेव मी आईज शी गेव मी ईयर्स, मुझे आँख और कान दोनों डोरोथी ने दिया है। और इतना ही नहीं, शी गेव मी आईज शी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फेयर्स, अ हार्ट द फाउंटेन ऑफ स्वीट टीयर्स एंड लव एंड थॉट एंड जॉय, लव थॉट जॉय, हार्ट फाउंटेन ऑफ स्वीट टीयर्स, हम्बल केयर्स, डेलिकेट फेयर्स, आईज और ईयर्स, सब कुछ जो है वर्ड्सवर्थ वाज गिवन बाय हिज सिस्टर डोरोथी, और उसको एक्नॉलेज करते हैं वो अपने किस पोएम में, द स्पैरो नेस्ट में। क्लियर, छोटी छोटी पोएम्स हैं, लिरिकल पोएम्स हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। छोटी छोटी पोएम के बाद एक बड़ी भी पोएम की बात कर लेते हैं। बहुत डिटेल तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, और वो एक नैरेटिव पोएम है जो कि ट्रोजन वॉर पर बेस्ड है, और पोएम का नाम है लोडामिया, राइट। लोडामिया एक नैरेटिव पोएम है, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं बताऊंगा। अगर आपको डिटेल की ज़रूरत है तो आप इसको कहीं से भी पढ़ सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको डिटेल की ज़रूरत है इस पोएम की। लोडामिया, LOADAMIA, लोडामिया इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम, राइट। नैरेटिव पोएम है बेस्ड ऑन ट्रोजन वॉर। ट्रोजन वॉर के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये ट्रॉय का वार था, ट्रॉय और स्पार्टा का। स्पार्टा की क्वीन थी हेलेन, ट्रॉय का प्रिंस था पेरिस, और पेरिस हैड एब्डक्टेड किडनैप्ड हेलेन, और इसीलिए वॉर हुआ था जिसको ट्रोजन वार कहा जाता है। और होमर की एपिक इलियड और ओडिसी उसी ट्रोजन वार पर बेस्ड हैं। इतना ही चीज आप लोडामिया के बारे में जान लीजिए। अगली जो पोएम है वर्ड्सवर्थ की वो है ओड टू ड्यूटी, और ड्यूटी को वर्ड्सवर्थ बहुत कुछ मानते हैं, राइट। ड्यूटी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस पोएम के लिए उन्होंने एक एपिग्राफ चूज किया था। एपिग्राफ क्या होता है, जो पोएट किसी भी पोएम की बिगिनिंग में लिख देता है। जैसे कि जब एक और ओड उन्होंने जब लिखा था, इंटीमेशन ओड जिसे कहते हो, इमोर्टैलिटी ओड जिसे कहते हो, ग्रेट ओड जिसे कहते हो, तो उन्होंने अपनी पोएम से एक एपिग्राफ चूज किया था। यहाँ पर उन्होंने एक एपिग्राफ चूज किया है सेनेका से। सेनेका कौन है? सेनेका एक लैटिन राइटर था, SENECA, और उसके एक लेटर से उन्होंने जो है एपिग्राफ चूज किया है। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ओड टू ड्यूटी का एपिग्राफ कहाँ से लिया गया है, तो आप उत्तर क्या लगाओगे? तो उसका आप आंसर लगाओगे सेनेका के लेटर से। और इंग्लिश में उसका वर्जन का मीनिंग आपको बता देता हूँ। आई एम नो लॉन्गर गुड थ्रू डेलिब्रेट इंटेंट, बट बाई लॉन्ग हैबिट हैव रीच्ड अ पॉइंट where I am not only able to do right but am unable to do anything but what is right। इस लाइन में बताते हैं कि इस स्टेज पर पहुंच गया हूं जहां पर मैं कुछ गलत नहीं कर सकता, सिर्फ सही काम ही कर सकता हूं। ये एपिग्राफ ओड टू ड्यूटी का था। और वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ्स ओन स्टेटमेंट, ओड टू ड्यूटी वाज मॉडल्ड ऑन थॉमस ग्रेज हीम टू एडवर्सिटी। थॉमस ग्रे का एक ओड था, नाम था उसका हीम टू एडवर्सिटी। हीम टू एडवर्सिटी किसका था? ये थॉमस ग्रे का। थॉमस ग्रे कौन थे? थॉमस ग्रे की आपको एक पोएम याद होगी, एलिजे रिटेन इन द कंट्री चर्चयार्ड।
तो वर्ड्सवर्थ की जो ओड टू ड्यूटी थी ये टॉमस ग्रे के हीम टू एडवर्सिटी पर बेस्ड थी, और हीम टू एडवर्सिटी किसी और पर बेस्ड थी। हीम टू एडवर्सिटी वाज बेस्ड ऑन होरेस, जो लैटिन राइटर था। होरेस की ओड थे ओड टू फॉर्चून, उस पर बेस्ड थी। मतलब नंबर 1 पर ओड टू फॉर्चून, नंबर 2 पर आया ओड ये हीम टू एडवर्सिटी, और नंबर 3 पर जब कॉपी किया वर्ड्सवर्थ ने तो नाम रखा ओड टू ड्यूटी। ऐसा वर्ड्सवर्थ खुद कहते हैं कि इट वाज मॉडल्ड ऑन टॉमस ग्रेस हीम टू एडवर्सिटी, ये याद रखना है आपको। और था क्या वैसे ओड टू ड्यूटी में? ओड टू ड्यूटी एक ऐसी अपील है कि इट इज एन अपील टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी फॉर गाइडेंस एंड सपोर्ट्स, राइट। गाइडेंस और सपोर्ट की बात वो करते हैं इस ओड टू ड्यूटी में, right? It represents in a measure of recantation of Wordsworth's earlier faith in the spontaneous and unguided impulses of the heart, written at a time when he was coming to feel more and more the need of an invariable standard, right? और ओड को बताते हैं, ओड टू ड्यूटी को, कि ड्यूटी है क्या? तो ड्यूटी को कहते हैं इट इज एन स्टर्न वॉइस ऑफ गॉड, गॉड के द्वारा दिया हुआ सबसे कठिन काम है, और ड्यूटी को पूरी तरीके से अच्छे से करना चाहिए। क्लियर? और एक और सीरीज ऑफ पोएम्स है वर्ड्सवर्थ की, उस पर आते हैं, और वो सीरीज ऑफ पोएम कौन सी है? उसका नाम है मैथ्यू पोएम्स। मैथ्यू पोएम्स में टोटल कितनी सी पोएम्स हैं, इस पर बहुत लोचा है। लोचा का मतलब आप उत्तर प्रदेश वाले बहुत ढंग से समझते होंगे। मैथ्यू था कौन, इसके भी बारे में बात करेंगे। मैथ्यू एक फ्रेंड था, और जो इनिशियल टाइटल थी मैथ्यू पोएम्स की उसका नाम था लाइन्स रिटन ऑन अ टैबलेट इन स्कूल। लाइन्स रिटन ऑन अ टैबलेट, LINES, लाइन्स रिटन ऑन अ टैबलेट। लाइन्स रिटन ऑन अ टैबलेट एट स्कूल, ये ओरिजिनल टाइटल थी, और 1820 तक ये टाइटल फंक्शनल भी थी। वेयर इट वाज गिवन द टाइटल मैथ्यू इन 1827 एंड इन 1832 इट वाज कॉल्ड बाय इट्स फर्स्ट लाइन। एक फर्स्ट लाइन जो इस पोएम की थी, इफ नेचर फॉर अ फेवरेट चाइल्ड, इस नाम से इसको जाना गया। बट 1827 में जो है रिटर्न टू बीइंग कॉल्ड मैथ्यू, इसको फिर से मैथ्यू ही कहा जाने लगा। अब अगर हम देखें मैथ्यू में कौन कौन सी पोएम है, तो मैथ्यू में बेसिकली कई सारी पोएम्स हैं, अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग ओपिनियंस दिए हैं कि किस किस को इंक्लूड किया जाए। देयर इज सम डिसएग्रीमेंट ओवर विच पोएम्स मेक अप द मैथ्यू पोएम्स। एक क्रिटिक है विलियम नाइट, KNIGHT, उनका ये कहना है बेस्ड ऑन अ नोट बाय वर्ड्सवर्थ सेइंग दैट द सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू मैथ्यू। उसमें जो पोएम्स हैं टू द जो है एक पोएम है द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स एंड टू द फाउंटेन, राइट। 2 अप्रैल मॉर्निंग्स और टू द फाउंटेन बिलीव्स दैट एड्रेस टू द स्कूल ऑफ द विलेज, स्कूल जो है एड्रेस टू द स्कॉलर्स ऑफ द विलेज स्कूल, ये भी उसी की पोएम है, उसको इंक्लूड कर लेना चाहिए। ये सब बेकार की बातें हैं, मेन मुद्दे पर अभी मैं आता हूँ। इन एडिशन जो दूसरा राइटर है उसका नाम है मैरी मूरमैन, उसका कहना है कि एक्सपास्टुलेशन एंड रिप्लाई को भी इसमें इंक्लूड कर लेना चाहिए, जो कि कंपेनियन पोएम है, हमने आपको बताया था टेबल टर्न की, उस पार्ट आप जो सीरीज में उसको इंक्लूड कर लेना चाहिए। बट अगर हम ओरिजिनल की बात करें तो कितनी पोएम है मैथ्यू पोएम्स में, तो वह सिर्फ 3, राइट। 3 पोएम्स हैं मैथ्यू पोएम्स हैं जो अनडिस्प्यूटेड हैं, और वो है कौन कौन सी? एक का नाम है मैथ्यू, दूसरे का नाम है द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स, और तीसरे का नाम है द फाउंटेन, जो मैं आपके लिए लिख देता हूं ताकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, कम ही कंफ्यूज हो। पहली पोएम हो गई मैथ्यू, दूसरी पोएम का नाम है द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स, द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स, और एक पोएम है द फाउंटेन।
इन तीन को मैथ्यू पोएम्स कहा जाता है। राइट, द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स, द फाउंटेन एंड मैथ्यू। राइट, द फाउंटेन और ये तीनों पोएम का जो उद्देश्य है, दे सर्व एज अ डायलॉग बिटवीन यूथ। यूथ कौन है? जो नैरेटर है, जो पोएम है, और यूथ और एक्सपीरियंस दो का कंट्रास्ट है। एक्सपीरियंस जिसके पास है उसका नाम है मैथ्यू। राइट, तो इट इज द पोएम, ऑल द 3 पोएम्स जो हैं दे आर डायलॉग बिटवीन यूथ and experience. Youth is represented by the narrator and experience is represented by Matthew. Right? ये पूरे मैथ्यू सीरीज की पोएम्स की बात हो गई है। नेक्स्ट एक और पोएम की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पोएम है माइकल। राइट, माइकल जैक्सन। और माइकल जो है पास्टोरल पोएम है। माइकल की स्पेलिंग बताने की जरूरत नहीं है, MICHAEL। माइकल एक पास्टोरल पोएम है। पास्टोरल क्या होता है? ये शेक्सपियर के ज़माने से ही आप सुनते आए हो। पास्टोरल ये होता है जिसकी सेटिंग जो है रूरल एरिया में हो। और माइकल लिरिकल बैलेट्स के 2nd एडिशन 1800 में पब्लिश हुई थी। द पोएम इज वन ऑफ वर्ड्सवर्थ्स बेस्ट नोन पोएम एंड द सब्जेक्ट जो है द सब्जेक्ट ऑफ मच क्रिटिकल लिटरेचर। बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी है। और पोएम किसकी स्टोरी बताता है? एक एजिंग शेफर्ड की। राइट, एक एजिंग शेफर्ड है, उसका नाम है माइकल, उसकी वाइफ और उसका एकमात्र जो बच्चा है उसका नाम है ल्यूक। एक बार ये भी पेपर में आ चुका है कि व्हाट इज द नेम ऑफ माइकल्स चाइल्ड, तो उसका नाम है ल्यूक। और इसी की बात कर रहा होता है पोएम। और इसी पोएम की एक लाइन को एपिग्राफ बनाया था किसने? जॉर्ज एलियट ने, जब एक नावल लिखी थी साइलस मैरिनर। राइट, उसका एपिग्राफ यहीं से लिया गया है। माइकल की अगर स्टोरी की हम बात करें तो माइकल लॉस्ट हाफ ऑफ हिज लैंड व्हेन ही यूज्ड इट एज अ श्योरिटी फॉर अ नेफ्यू हु हैड मेट विद फाइनेंशियल मिसफॉर्चून। अपने नेफ्यू के फाइनेंशियल मिसफॉर्चून के लिए अपने लैंड को श्योरिटी पर लगा देता है और उसका हाफ ऑफ द लैंड जो है पूरी तरीके से चला जाता है। और जब ल्यूक वैन उसका जो चाइल्ड है, उसका जो बेटा है, व्हेन ल्यूक रीचेज द एज ऑफ 18, माइकल सेंड्स ल्यूक टू स्टे इन लंडन विद अ मर्चेंट दैट ही माइट लर्न अ ट्रेड एंड एक्वायर सफिशिएंट वेल्थ टू रिगेन द लैंड दैट माइकल हैज लॉस्ट। जैसे कि हमारे आपके सोसाइटी में होता है, ल्यूक को लंदन भेज देता है और एक मर्चेंट के पास जाकर के वहाँ कुछ ट्रेड सीखे, बिजनेस सीखे, पैसे कमाए और ताकि ज़मीन को जो चली गई है उसको वापस ले पाए। और बाद में होता क्या है, माइकल का दिल टूट जाता है। इट ब्रेक्स माइकल्स हार्ट टू सेंड ल्यूक अवे एंड ही मेक्स ल्यूक ले द फर्स्ट स्टोन ऑफ अ शीप फोल्ड एज अ कॉन्वेंट बिटवीन देम एंड ल्यूक विल रिटर्न। However, Luke is corrupted in the city and is forced to flee the country and Michael must live out his life without his son. करप्ट शहर में जाकर के करप्ट हो जाता है पूरी तरीके से और फिर माइकल को अकेले ही रहना पड़ता है। ये 19th सेंचुरी के इंडस्ट्रियलाइजेशन का इफेक्ट है, ये रोमांटिसिज्म का इफेक्ट है कि जो रूरल एरिया है, जो पास्टोरल पोएम है, वहाँ तो सुकून बहुत है, बट जो शहर है वहाँ पर ल्यूक जाकर के पूरी तरीके से करप्ट हो जाता है। नाउ माइकल मस्ट लिव आउट हिज लाइफ विदाउट हिज सन। He returned sometimes to the sheepfold but no longer has the heart to complete it. Right, ये समरी थी माइकल की एक पास्टोरल पोएम की, सिटी लाइफ और रूरल लाइफ में डिफरेंस की। नेक्स्ट एक पोएम है और उसका नाम है रुथ। रुथ नाम के कई सारे लिटरेचर हैं। रुथ नाम की एलिजाबेथ गैस्केल की एक नावल है। थॉमस हुड की एक पोएम है रुथ और एक पोएम है रुथ वर्ड्सवर्थ की। और रुथ एक लड़की का नाम होता है। शी वॉज अ चाइल्ड, वो जब उसकी माँ मर जाती है और शी वॉज लेफ्ट डिजोलेट, अकेले बच जाती है, छूट जाती है। और इसी को जो है वर्ड्सवर्थ की मोस्ट फेमिनिस्ट पोएम भी कहा जाता है। एंड इन द पोएम शी प्रूव्स हर स्ट्रगल टू बिकम अ वुमन बाय हरसेल्फ। खुद ही अपने प्रयास से वो वुमन बनने की कोशिश करती है। तो ये जो है आज कुछ पोएम्स पर हमने डिस्कस किया है।
कुछ आपको इंपॉर्टेंट पोएम्स के नेम्स बता देता हूँ, लिखूंगा नहीं, सिर्फ बता ही देता हूँ, आपको उनके नाम ही याद रखना है। जैसे एक पोएम है एलिजियाइक स्टैंजास सजेस्टेड बाय अ पिक्चर ऑफ पील कासल इन स्टॉर्म पेंटेड बाय जॉर्ज ब्यूमॉन्ट। सब आपको रिटर्न में पीडीएफ में मिल भी जाएगा। आज सिर्फ आपको नेमिंग जो है कर देता हूँ। एलिजियाइक स्टैंजास सजेस्टेड बाय अ पिक्चर ऑफ पील कासल इन ए स्टॉर्म पेंटेड बाय सर जॉर्ज ब्यूमॉन्ट। एक पोएम है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी वॉरियर। एक पोएम है कंपोज्ड ऑन वेस्टमिंस्टर ब्रिज सितंबर 3, 1802। एक पोएम है एक्सटेम्पोर एफ्यूजन अपॉन द डेथ ऑफ जेम्स हॉग। अगली पोएम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। एक पोएम है नवंबर 1806। एक है अक्टूबर 1803। एक पोएम के बारे में आपको बताया था लंदन 1802। राइट, अलग अलग पोएम्स के नेम्स हैं। सितंबर 1819, टू अ हाईलैंड गर्ल, टू द स्काईलार्क, टू द कुकू, द वर्जिन, वी आर सेवन, फीमेल वैग्रेंट, वाई आर्ट दाउ साइलेंट, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये हम कर भी चुके हैं। यारो रिविजिटेड, यारो अनविजिटेड, यारो विजिटेड, सितंबर 1814। ये सब अलग अलग पोएम्स के नाम हैं जिनके नाम आपको याद रखना जरूरी है। कुछ और पोएम्स, एक द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बता दिया। एक पोएम है द ग्रीन लिनेट। और इसके बाद भी कुछ पोएम्स हैं और वर्ड्सवर्थ की कुछ क्रिटिकल थियरीज भी, जिसको हम लेकर के आएंगे अपने नेक्स्ट और लास्ट वीडियो में, जो वर्ड्सवर्थ पर लास्ट होगी। क्लियर, थैंक यू तब तक के लिए। तब तक आप एंजॉय करते रहिए सर्दी को, तब तक आप पढ़ते रहिए मस्ती के साथ। फिर मिलेंगे वर्ड्सवर्थ के नेचर के साथ एक बार फिर जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।